My name is Dr. J.D. Ansari and I am practicing as a laparoendoscopic surgeon. मैं आपको बताना चाहता हूँ हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 28 जुलाई को पूरी दुनिया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तौर पर मनाती है। वेस्टर्न यूपी में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस के इन्फेक्शन को आमतौर पर लोग काली पीलिया के नाम से जानते हैं। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर मैं एज ए सर्जन आप सबको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में कुछ बेहद जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। हेपेटाइटिस का सीधा मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। इससे ये साफ हो जाता है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस मेनली हमारे लीवर को इन्फेक्ट करते हैं और उसे डैमेज करने का काम करते हैं। लीवर हमारे जिस्म का बेहद जरूरी ऑर्गन है। लीवर न सिर्फ हमारे खाने के डाइजेशन में एक अहम किरदार निभाता है बल्कि डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब हुए अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए बेहद जरूरी है। लीवर न सिर्फ जिस्म से नुकसानदेह टॉक्सिन्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है बल्कि जिस्म के लिए जरूरी बहुत से इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को बनाता और स्टोर भी करता है। किसी भी वजह से अगर लीवर जिस्म में ठीक से काम करना बंद कर दे तो भूख में कमी, उल्टी, कमजोरी, थकावट जैसी परेशानियों का होना लाजमी है। बिलिरुबिन के जिस्म से बाहर न निकल पाने की वजह से पीलिया और बाइल साल्ट का जिस्म के स्किन में एक्युमुलेशन की वजह से पीलिया के साथ इचिंग जैसे परेशानियां पैदा हो सकती हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस मेनली हमारे जिस्म में लीवर को इन्फेक्ट करते हैं और ग्रेजुअली नॉर्मल लीवर को फाइब्रोस्ड एंड सिरोटिक लीवर में तब्दील कर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा नाम के खतरनाक कैंसर के लिए भी अक्सर जिम्मेदार होते हैं। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन में होती है। पूरी दुनिया में मौजूदा वक्त में लीवर सिरोसिस और लीवर ट्रांसप्लांट की सबसे बड़ी वजह हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन है। हिंदुस्तान की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में तकरीबन 3% यानी 40 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी वायरस के कैरियर हैं और तकरीबन 12 से 18 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी वायरस से इन्फेक्टेड हैं। मगर मेरे हिसाब से ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है क्योंकि हमारे पास पूरे मुल्क के पॉपुलेशन का इस बीमारी के लिए किए गए स्क्रीनिंग टेस्ट का डेटा मौजूद नहीं है। जब कभी हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वायरस हमारी नॉर्मल बॉडी को फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट करता है तो हमारे जिस्म की इम्यूनिटी इस वायरस से फाइट करती है। अगर हमारे जिस्म की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और वायरस का एक्सपोजर अमाउंट ज़्यादा न हो तो हमारे जिस्म की इम्यूनिटी इस वायरस को ख़त्म करके फ्यूचर में इससे लड़ने के लिए इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हमारे जिस्म की इम्यूनिटी वीक हो और वायरस का एक्सपोजर अमाउंट ज़्यादा हो फिर ये वायरस हमारे लीवर को ग्रेजुअली डैमेज करता रहता है और जब तक हमारा लीवर पूरी तरीके से डैमेज नहीं हो जाता तब तक हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं हो पाता है। हम कैरियर की तरह अपने जिस्म में इस वायरस को कैरी करते हुए दूसरों को इन्फेक्ट करते रहते हैं। जब ये वायरस इंसान के लीवर को पूरी तरह बर्बाद कर देता है तो फिर इंसान तमाम परेशानियों को महसूस करता है, मसलन भूख में कमी, उल्टी, कमजोरी, थकावट, आंख और पेशाब का पीलापन, पेट में पानी भरना, पूरे जिस्म में सूजन वगैरह। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का मॉडर्न मेडिकल साइंस में इलाज मौजूद नहीं है मगर अब भी सस्ते, बेहतर और ज्यादा कारगर इलाज की जद्दोजहद जारी है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, मतलब बीमारी से बचाव बीमारी के इलाज से ज्यादा बेहतर है। किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से बचने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस बीमारी का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। अगर हम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को लिमिट कर दे और ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक कर दे तो आसानी से इन्फेक्शियस डिजीज को सोसाइटी में फैलने से हम रोक सकते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के मामले में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ज्यादातर वो मरीज होते हैं जो कैरियर स्टेज में वायरस को अपनी बॉडी में कैरी कर रहे होते हैं। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले मुआशरे में मौजूद लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट करके कैरियर को ढूंढना, फिर उनका कारगर इलाज करके उन्हें वायरस फ्री करना जरूरी है। इसके लिए लोगों में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के प्रति जानकारी और अवेयरनेस बेहद जरूरी है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन 3 तरह से होता है: परक्यूटेनियस, सेक्सुअल एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन। Percutaneous means injection, major minor surgical procedures, blood transfusion, wound dressing, dialysis, tattooing, dental procedures। हम इसे आम बोलचाल की भाषा में और आसानी से समझना चाहें तो यूं समझे, अगर एक ही सिरिंज का बार बार कई लोगों को इंजेक्शन लगाने में इस्तेमाल किया जाए तो इस बीमारी के फैलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा एक सिरिंज का इस्तेमाल सिर्फ एक बार एक ही व्यक्ति पर होना चाहिए और इस्तेमाल करने के बाद सिरिंज को सिरिंज डिस्ट्रॉयर से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि वो सिरिंज दोबारा इस्तेमाल में न आ सके। हर मेजर माइनर सर्जरीज, डेंटल प्रोसीजर्स, डायलिसिस, सूचरिंग, ओपन वुंड ड्रेसिंग से पहले हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। सस्पेक्टेड मरीजों का
इलाज यूनिवर्सल प्रिकॉशन के साथ होना चाहिए ताकि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स और दूसरे नॉर्मल मरीजों में इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। बहुत से हेल्थ केयर सेंटर बगैर स्क्रीनिंग टेस्ट किए एक ही ग्लव्स पहनकर एक ही इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कई मरीजों पर सूचनी और ड्रेसिंग में बार बार करते हैं। ये न सिर्फ एक बेहद गलत तरीका है बल्कि सोसाइटी में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के फैलाने का बहुत बड़ा वजह भी है। नियम से हर प्रोसीजर्स में नए ग्लव्स का इस्तेमाल होना चाहिए। हर बार यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का प्रॉपर स्टरलाइजेशन होना चाहिए। सस्पेक्टेड केस एहतियात के साथ यूनिवर्सल प्रिकॉशन के तहत ओटी में ऑपरेट होने चाहिए और ऑपरेशन में इस्तेमाल चीज़ों का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। हर सस्पेक्टेड ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन थिएटर प्रॉपर तरीके से स्टराइल करने के बाद ही दूसरे ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इस बीमारी के फैलने की पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, इसलिए ब्लड डोनेशन से पहले डोनर का हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का कन्फर्मेटरी टेस्ट होना बेहद जरूरी है। वेस्टर्न कंट्रीज में पैरेंटल ट्रांसमिशन ज़्यादा होने की वजह से यह बीमारी यहाँ ओल्ड एज के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। बहुत से मरीजों के तीमारदार खासतौर पर इमरजेंसी कंडीशन में या छोटी ड्रेसिंग कराने के दौरान या सिंपल स्किन सूचरिंग के दौरान हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के स्क्रीनिंग टेस्ट को बेकार वक्त की बर्बादी, पैसा बनाने का नया तरीका वगैरह समझते हैं। ये बेहद गलत नजरिया है। हकीकत में ये टेस्ट डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स, पेशेंट, सोसाइटी, कंट्री हर किसी के बेहतरी के लिए जरूरी है। सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज सेक्सुअल, मीन्स अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन। इसका मतलब ये है कि हस्बैंड और वाइफ या औरत और मर्द में से अगर कोई एक इन्फेक्टेड है, किसी एक को कैलिपीलिया है, तो सेक्सुअल रिलेशन के बाद वो दूसरे पार्टनर को इन्फेक्ट कर देंगे। थर्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वर्टिकल, मीन्स फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर टू हर चाइल्ड। इसका मतलब यह है कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है तो इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसका बच्चा भी इन्फेक्टेड पैदा हो। परक्यूटेनियस, सेक्सुअल और वर्टिकल ट्रांसमिशन की वजह से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी एक चेन रिएक्शन की तरह सोसाइटी में फैलता है। एशियन कंट्रीज में वर्टिकल ट्रांसमिशन ज्यादा होने की वजह से यह बीमारी यहाँ कम उम्र के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए अब तक कोई वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मगर हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है। ये वैक्सीन न सिर्फ हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन को रोकती है बल्कि कॉम्प्लिकेशन को भी कम करती है। ये वैक्सीन 0-1-6 मंथ पर इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। फर्स्ट डोज के बाद 30 to 55%, सेकेंड डोज के बाद 75% और थर्ड डोज के बाद अप्रोक्सीमेटली 90% प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी हमारे जिस्म में बन जाते हैं जो इस वायरस से हमारी हिफाजत करते हैं। हर 5 साल पर वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाना जरूरी होता है क्योंकि बॉडी में एंटीबॉडी टाइटर 10 MIU/ml से कम होने पर वायरस का इन्फेक्शन और बीमारी का कॉम्प्लिकेशन रोक पाना मुश्किल हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस खांसने, छींकने, गले लगाने, किस करने, साथ खाने, एक दूसरे को छूने से नहीं फैलता। जब कभी इन्फेक्टेड आदमी पर इस्तेमाल की गई सिरिंज गलती से आपको चुभ जाए तो सुई चुभने की जगह को पानी और साबुन से प्रॉपर वॉश करें, उसे स्क्वीज न करें, उस पर कोई एंटीसेप्टिक, ब्लीच या कास्टिक एजेंट को न लगाएं। बिल्कुल घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मौजूदा वक्त में इस बीमारी का पहले से बेहतर इलाज मौजूद है। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।